दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको कराने वाला हूं LLB फर्स्ट ईयर सेम आपका सेकंड, कोड है आपका 2001। कहीं पर ये 201 भी लिखा हुआ होता है। यदि किसी स्टूडेंट का सेमेस्टर और कोड मैच नहीं करता है तो आप परेशान न होना, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करना। कोड और सेम मतलब कुछ ज्यादातर बच्चों का ये मैच करता है तो इसलिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ता है। अदरवाइज आप किसी अदर यूनिवर्सिटी से हो और आपका सिलेबस में अगर जूरिस्प्रूडेंस है, सॉरी आपके एक्ट जो है जूरिस्प्रूडेंस है, तो आपका जो सिलेबस है इससे क्या है मैच कर जाएगा। तो आप परेशान ना होना, ठीक है। बस आपको क्या देखना है, अपना एक्ट और एक्ट के अकॉर्डिंग अपना सिलेबस देखना है और ज्यादातर सिलेबस यहीं से मैच करेगा। क्वेश्चन नंबर 6, आधिपत्य कब्जे की परिभाषा। पहले मैं आपके काफी क्वेश्चन करा चुका हूं, 1 से 5 क्वेश्चन आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट में जब आप जाओगे वहां पर आपको कोड लिखा मिलेगा, सेम लिखा मिलेगा, एक्ट का नाम लिखा मिलेगा, ये सभी चीज आपको वहां पर लिखी मिलेंगी। डेफिनेशन ऑफ पोजेशन, ये आज का जो है आपका क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इस क्वेश्चन के जो आने की जो संभावना है 90% से लेकर 95% तक बनी रहती है। और ये 20 नंबर और 10 नंबर में पूछा जाता है और इसकी टिप्पणी भी आ जाती है 5 या 4 नंबर में। ये क्वेश्चन आपका कभी कभी 20 या 30 नंबर में बैठ जाता है, जैसे 20 में भी आया, 10 में भी आया और 5 नंबर में भी आया। तो इसका कहने का मतलब है कि ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। आधिपत्य, आधिपत्य का ही अर्थ होता है कब्जा। तो आधिपत्य की परिभाषा दीजिए या कब्जे की परिभाषा दीजिए, ये दोनों ही एक शब्द हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में चलने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो। और हमारा एक व्हाट्सएप चैनल है जिसका नाम रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे आप फॉलो कीजिएगा। और एक हमारा ऐप भी है जो लॉ से रिलेटेड है, GR लॉ क्लासेस। उस पर लॉ से रिलेटेड वीडियोस अपलोड होंगी जैसे ही आपके एग्जाम खत्म होंगे, ठीक है। आज का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है, आधिपत्य के लिए न तो मानसिक इच्छा और न ही भौतिक अधिकार पर्याप्त है। आधिपत्य का आरंभ ही दोनों के योग से होता है तथा यह तब समाप्त हो जाता है जब या तो एक अथवा दोनों अदृश्य हो जाते हैं। समझाइए, अदृश्य मतलब छुप जाते हैं। या कब्जे की परिभाषा दीजिए तथा उसके आवश्यक तत्वों का वर्णन कीजिए। इस प्रकार से एग्जामिनर क्वेश्चन कर लेगा। तो एग्जामिनर यहाँ पर आधिपत्य से पूछे तो आप परेशान न होना, आधिपत्य की जगह वो कब्जा भी लिख सकता है। या एग्जामिनर आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन कर सकता है 10 नंबर में, कब्जे के विभिन्न प्रकार क्या हैं। कब्जे की परिभाषा, डेफिनेशन और पोजेशन, डेफिनेशन ऑफ पोजेशन, इसे देखते हैं। बहुत ही सिंपल और साधारण लैंग्वेज में, आम लैंग्वेज में मैंने इसको बनाया है। विधि शास्त्रियों ने कब्जा यानी आधिपत्य शब्द की व्याख्या विभिन्न प्रकार से की है। यद्यपि कब्जे को निश्चित रूप से परिभाषित करना कठिन है, परंतु फिर भी विधिवेत्ताओं ने इस शब्द का प्रयोग निम्नलिखित अर्थों में किया है। यहां पर ये कहा गया है कि जो कब्जा शब्द है इसको एक्सप्लेन करने का प्रयास विभिन्न विधिवेत्ताओं ने किया था, लेकिन फिर भी इनमें क्या है, मतभेद पाया जाता है। मतभेद क्यों पाया जाता है वो आगे देखेंगे, लेकिन क्वेश्चन में चलने से पहले एक डाउट क्लियर कर देता हूं। एक होता है आपका शब्द स्वामित्व, स्वामित्व का अधिकार, ठीक है। वैसे तो स्वामित्व भी रहेगा लेकिन आपको समझने के लिए मैंने पूरा लिख दिया है स्वामित्व का अधिकार। और एक होता है कब्जे का अधिकार, कब्जे का अधिकार। ये दोनों ही अलग अलग हैं, ये अलग है और ये अलग है। एग्जामिनर इसको पूछे तो आप स्वामित्व और कब्जे में अलग अलग डिफाइन करना, ध्यान रखना। अब मैं आपको बताता हूं पहले स्वामित्व को। जैसे कोई ए नाम का व्यक्ति है और इसका कोई मकान है, दुकान है, खेत है या कोई अन्य वस्तु है, को कुछ भी हो सकती है, चल या अचल, ध्यान रखना। और ये सभी क्या है, इसके नाम पर है। मकान है ए के नाम पर, ए के नाम पर ही दुकान है, खेत है या कोई भी अन्य वस्तु जो चल है या अचल है वो किसके नाम पर है, ए के नाम पर है। तो यहां पर कहा जाएगा कि ए जो है ए के पास क्या है, स्वामित्व है। स्वामित्व का क्या है, अधिकार, मतलब ये इन सभी चीजों का क्या है, स्वामी। स्वामी से ही स्वामित्व बना है। ये क्या है, ए इन सब चीजों का स्वामी है। अब बात करते हैं कब्जे की। जैसे ये ए व्यक्ति है,
ए व्यक्ति का भी हमने बताया था, कोई घर है, ठीक है, क्या है, घर है, दुकान है, या कोई खेत है, या कोई अन्य वस्तु है, ठीक है। सेम बिल्कुल सब पॉइंट यहां पे लिखे गए हैं, ध्यान रखना। अगर ए अपने घर, दुकान, खेत या अन्य कोई वस्तु कुछ भी हो, चल हो या अचल हो, अगर उसे किसी अन्य व्यक्ति को किराए पर दे देता है, किराए पर दे देता है, तब ये कहा जाएगा कि जैसे इस कमरे में जैसे कोई रहने लगे, जैसे 1 1 2 3 4 ये रूम है और इसे अलग अलग ए ने किराए पर उठा दिया, तो यहां पर जो किराएदार हैं, जो रह रहे हैं, उनका उस कमरे पे क्या है, कब्जा हो गया। कब्जा कब तक है, जब तक रेंट एग्रीमेंट बना होगा, उनकी समय सीमा जो तय होगी कि आप इतने समय तक इस रूम में कमरे में रह सकते हो, या इस दुकान में या खेत में या अन्य वस्तु को इस्तेमाल कर सकते हो। तो जब कोई किराएदार को देता है तो उसे कहते हैं कब्जा। दूसरी बात, या ये ए जो है अपने इसी मकान, दुकान, खेत या अन्य वस्तु को किसी को रखवाली करने के लिए दे दे कि भाई ये मेरे वस्तु है, आप इसकी रखवाली कीजिए, तो भी वो क्या है, कब्जा है। भाई जैसे हम कोई वॉचमैन रख लेते हैं, अभिकर्ता रख लेते हैं, या किसी अन्य व्यक्ति के अधिकार में कोई वस्तु छोड़ के चले जाते हैं, तो वो क्या है, कब्जा है। स्वामित्व यानी स्वामी जिसके नाम पर रजिस्ट्री है वो स्वामी कहलाएगा। उम्मीद करता हूं कब्जा और स्वामित्व में अंतर समझ में आया होगा, क्योंकि अब से पहले मैं स्वामित्व का क्वेश्चन करा चुका हूं, आप जाकर प्लेलिस्ट में देखिएगा। अब हम आगे करते हैं कब्जा को। अब आपको चीजें ना सब समझ में आने लगेंगी, क्योंकि मैंने आपको यहां पर एक्सप्लेन करके समझा दिया है। जैसा कि मैंने बताया था, विभिन्न विधि वेत्ताओं ने कब्जा शब्द की परिभाषाएं दी हैं। उसमें से एक है फ्रेडरिक पोलक के अनुसार कब्जे को भौतिक नियंत्रण के रूप में परिभाषित किया है। कब्जा क्या है, एक भौतिक है, ठीक है, प्राकृतिक नहीं है। प्राकृतिक क्या होता है, जो हमारी जो संपत्ति है, जैसे हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी से चली आ रही हो, या हमने जो खरीद कर अपने नाम पर करवा ली हो, उसे कहते हैं प्राकृतिक। और ये कैसी है, भौतिक, यानी किसी व्यक्ति को कुछ समय के लिए अधिकार दे देना, जैसे किराए पर उठा देना, लगान पर दे देना, ठीक है, या किसी को कुछ समय के लिए चल या अचल वस्तु को इस्तेमाल करने के लिए दे देना। कब्जे को भौतिक नियंत्रण के रूप में परिभाषित किया है। अनेक उनके अनुसार व्यक्ति का किसी वस्तु पर कब्जा तब माना जाता है यदि वह वस्तु उसके दृश्यमान नियंत्रण में हो। अब बात करते हैं दृश्यमान। दृश्यमान का मतलब होता है, जैसे ये ए व्यक्ति है, ठीक है, ए व्यक्ति के पास क्या है, बहुत ज्यादा संपत्ति है, और ये क्या है, बहुत ज्यादा कर या टैक्स देता है, या एक कोई अन्य कारण है कि ये जो व्यक्ति है ये अपने नाम पर संपत्ति ना लेकर ये चाहता है कि यार मैं अपने नाम पर संपत्ति ना लूं, नहीं तो कोई विवाद होगा या कोई मेरे से कोई और घटना ना घट जाए, क्योंकि ये क्या है, संपत्ति इस पे ज्यादा है, टैक्स देता है, या इसे अन्य प्रकार का कोई डाउट है, ठीक है, उस संपत्ति को लेने में। तो ये क्या करेगा, एक बी नाम के व्यक्ति को पकड़ेगा और उसके नाम पर उस संपत्ति को खरीदवा देगा, और इससे बोलेगा कि आप अपने नाम पर मैं उस संपत्ति को तुम्हारे नाम पर करवा रहा हूं, और मैं आपको कुछ पैसे दूंगा, यानी इसे कुछ लालच देता है कि आप उसे अपने नाम पे करवा लो, जब मैं कहूं आप उसे मेरे नाम पर, या जैसे मैं कहूं तब उसे बेचवा देना, या किसी के नाम पर करवा देना, या मुझे दे देना, उसके बदले में मैं आपको कुछ पैसा दूंगा, ठीक है। तो जब ये ए व्यक्ति अपनी संपत्ति को, मतलब अपने पैसे से किसी संपत्ति को दूसरे व्यक्ति के नाम पर करवा देता है, तो उसको कहते हैं दृश्यमान स्वामी। दृश्य यानी एक दिखावटी स्वामी है, बी क्या है, एक दिखावटी स्वामी है, और असली स्वामी कौन है, ए। आगे चलते हैं। वस्तु पर कब्जा तब माना जाता है यदि वस्तु उसके दृश्यमान नियंत्रण में हो, तब भी उसे क्या माना जाएगा, भाई बी कौन है, दृश्यमान स्वामी है, ये तो लालच में अपने नाम पर संपत्ति करवा रहा है, लेकिन असली स्वामी कौन है, ए। यदि वह उसके दृश्यमान नियंत्रण में हो, या जिसके उपयोग से यह स्पष्टता प्रकट होती हो कि उस व्यक्ति को उस वस्तु से अन्यों की अपवर्जित करने की शक्ति प्राप्त है, तो ये जो है ए है, एक उसको हम कहेंगे ये स्वामित्व है, ठीक है, और कब्जा किसका है, बी का। तो बी ने क्या है, सिर्फ कब्जा कर रखा है, असली स्वामी ये है। आगे चलते हैं।
सामंड के अनुसार सामंड क्या कहते हैं? किसी वस्तु और व्यक्ति के बीच जो निरंतर तथा वास्तविक संबंध रहता है उसे कब्जा कहते हैं। जो निरंतर यानी लगातार चलने वाला और जो वास्तविक संबंध रहता है उसी को क्या कहते हैं? कब्जा कहते हैं। जैसे हम किसी को किराए पर मकान देते हैं तो वो 2 महीने, 3 महीने, साल, 2 साल, 4 साल, काफी लंबे समय तक चलता है। उसी प्रकार से और भी कोई चीजें होती हैं, दुकान, मकान, खेत या अन्य वस्तु, जिसे हम लंबे समय तक के लिए किराए पर दे सकते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं? निरंतर मतलब लंबे समय तक चलने वाला या लगातार चलने वाला कब्जा, वास्तविक संबंध रहता है, उसे कब्जा कहते हैं। उनके अनुसार किसी भौतिक वस्तु पर कब्जे से आशय यह है कि संसार का कोई भी अन्य व्यक्ति उस वस्तु पर कब्जाधारी के विरुद्ध अधिकार न रखे। अतः स्पष्ट है कि सामंत ने कब्जे को वस्तु से संबंधित माना है, न कि अधिकार से। अब यहां पर बोला है, सामंत कहते हैं जो कब्जा होता है वो संबंध रखता है सिर्फ, लेकिन जो स्वामित्व होता है उससे क्या अधिकार होते हैं? अधिकार क्या है? अपने घर को बेचने का, किराए पर देने का, बंटवारे करने का, दान करने का, ये अन्य अधिकार उसे स्वामी को होते हैं। लेकिन कब्जा वाले जो कब्जा करके व्यक्ति रह रहे हैं, जैसे किराए पर मकान ले लिया, दुकान ले ली, उनको इस प्रकार का कोई अधिकार बेचने का, दान करने का, वितरण करने का नहीं रहता है। उन्हें सिर्फ क्या है? अधिकार है उसे इस्तेमाल करने का, ठीक है, या उसको बनाए रखने का। हेनरी मैन के अनुसार किसी वस्तु को अपना समझकर अपने पास इस इच्छा से रखना कि उस पर व्यक्ति का अपना भौतिक अधिकार है, तो उसे क्या कहते हैं? कब्जा कहते हैं। यहां पर मैंने 3 डेफिनेशन दी हैं, 3 में से कोई आपको एक डेफिनेशन करनी है, ज्यादा नहीं करनी है। आगे चलते हैं। कब्जे के आधिपत्य के आवश्यक तत्व। कब्जा निम्नलिखित 2 तत्वों से मिलकर बना है। नंबर 1 भौतिक या भौतिक कब्जा, मानसिक या मानसिक कब्जा। एग्जामिनर आपको यहां से भी क्वेश्चन रख सकता है, भौतिक कब्जा या भौतिक में अंतर बताइए, मानसिक या मानसिक कब्जा में अंतर बताइए, ठीक है, या इनका अर्थ बताइए। मानसिक या मानसिक कब्जा का अर्थ बताइए, भौतिक या भौतिक कब्जा का अर्थ बताइए। तो भौतिक या भौतिक कब्जा, भौतिक कब्जे से तात्पर्य किसी वस्तु पर कब्जाधारी के प्रभावी नियंत्रण और बाहरी हस्तक्षेप को बहिष्कृत करने की क्षमता है। मतलब जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को किराए पर लेता है या उस पर अधिकार रखता है, ठीक है, किसी भी प्रकार से हो सकता है, मकान, दुकान, खेत, चल या अचल संपत्ति कुछ भी हो सकती है, जब उसे अपने अधिकार में रखता है तो वो अन्य व्यक्ति को उसमें प्रवेश करने से रोक सकता है, बहिष्कृत कर सकता है, बाहर निकाल सकता है, ठीक है। अगर कोई अन्य प्रकार से प्रवेश करता है तो उसे इस प्रकार के अधिकार होते हैं। भौतिक तत्व किसी वस्तु पर वास्तविक अधिकार को प्रकट करता है। जो भौतिक अधिकार होता है, ये कैसा अधिकार है? भौतिक, ये भौतिक अधिकार है। और ये क्या है? भौतिक कब्जा है। लगता तो ऐसा ही है कि भाई ये अधिकारी है भाई, क्योंकि जब उसे अधिकार है कि वो अपने मकान वाले, खेत से, दुकान से, कहीं से भी जो उसकी वस्तु है उसके उपयोग से किसी को भी रोक सकता है और उसमें प्रवेश करने से भी किसी को रोक सकता है, तो वहां पर कहा जाएगा कि उसके पास भौतिक कब्जा है। और वैसे वास्तविक जो कब्जा है उसे भौतिक कहते हैं। जो स्वामित्व होता है उसे भौतिक कहते हैं। आगे चलते हैं, दूसरा पॉइंट देखते हैं। भौतिक कब्जा आधिपत्य के अंतर्गत निम्नलिखित 2 बातें शामिल हैं। देखो, अभी हमने बताया था आपको भौतिक या भौतिक कब्जा, इसके अंतर्गत भी 2 पॉइंट हैं, 1 और 2, ठीक है। ये मान लो, और एक हमने कराया था यहां पर ए और बे, ये था मानसिक। मानसिक या मानसिक कब्जा, इससे बाद में देखेंगे, पहले भौतिक और मानसिक होता है। और अब भौतिक या भौतिक कब्जा 2 प्रकार से होते हैं, उसे देखते हैं। कब्जाधारी का अन्य व्यक्तियों से संबंध, जो कब्जाधारी होता है उसका अन्य व्यक्तियों से किस प्रकार से संबंध हो सकता है। दूसरा, कब्जाधारी का कब्जा की गई वस्तु से संबंध। आगे चलते हैं, कब्जाधारी का अन्य व्यक्तियों से संबंध। कब्जे का सबसे आवश्यक तत्व है कि कब्जाधारी अन्य व्यक्तियों को उस वस्तु से अलग कर दे। ऐसा निम्न कारणों से संबंध है, संभव है, संबंध नहीं है, संभव है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब हम किसी व्यक्ति को कोई वस्तु
किराए पर देते हैं या कोई स्थान किराए पर देते हैं, तो जब वो जो किराए पर लेने वाला व्यक्ति है, जो किराएदार होता है या जो दृश्यमान स्वामी होता है, ठीक है, या जो हमारा नौकर होता है या कोई चपरासी, इनको अधिकार होता है कि जब इनके अधिकार में हमने कोई वस्तु दे दी, भाई नौकर से क्या बोला कि आप इसकी रखवाली करो, चपरासी से बोल दिया आप रखवाली करना, दृश्यमान स्वामी के नाम पर जमीन करा दी, या किराएदार ने कोई भी वस्तु चल या अचल संपत्ति किराए पर ली, तो इनका क्या है, अधिकार है उसमें किसी भी व्यक्ति का प्रवेश ना हो, और उस पर यह अधिकार दिखाता है कि इस पर मेरा अधिकार है, कब्जा है। वो कैसे दिखाता है, कब्जाधारी को व्यक्तिगत उपस्थिति, एक तो वहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा, भाई देखो मैं यहां पर हूं, चले अचल संपत्ति पर मेरा अधिकार है। दूसरा, कब्जाधारी की भौतिक शक्ति, भाई उसको काफी शक्ति दी जाती है। भाई जब कोई किराएदार होता है, किराएदार को कोई कमरा दिया जाता है, तो मालिक उसे काफी शक्तियां देता है कि आप इसमें रह सकते हो, पानी इस्तेमाल कर सकते हो, बिजली इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा, आपके नियंत्रण में है इस समय, लेकिन उस मकान में अगर कोई और व्यक्ति आकर प्रवेश करेगा तो वो किराएदारी उसे भगाने का अधिकारी है। और वहां पर क्या है, भौतिक शक्ति, ये उसकी शक्तियां हैं। गोपनीयता, भाई जैसे दृश्यमान जो स्वामी था, ए ने दुबका चोरी या किसी कारण से बी के नाम पर संपत्ति कराई, तो बी का क्या अधिकार है, जब उसके कब्जे में संपत्ति है तो वो गोपनीयता रखे। दूसरा, प्रथाओं का अधिकार, प्रथाओं का पालन किया जाए, उचित दावों के प्रति सम्मान हो, मानसिक इच्छा, अन्य वस्तुओं का कब्जा। ये पॉइंट है, इन पॉइंटों को आप अच्छे से याद कर लेना और लिख देना। यहां पर मैंने 7 अन्य वस्तुओं का कब्जा लगाकर 7 पॉइंट करे हैं। आप एग्जाम में 3 या 4 पॉइंट ही लिखना, ज्यादा लिखने का प्रयास ना करना, ठीक है। आगे देखते हैं, कब्जाधारी का कब्जा की गई वस्तुओं से संबंध। देखो हमने यहां पर 2 पॉइंट बताए थे, ठीक है। पहले में लिखो व्यक्तियों से संबंध, हालांकि हेडिंग तो काफी बड़ी है लेकिन आपको याद करने के लिए शॉर्ट बता रहा हूं। दूसरा है वस्तुओं से संबंध, वस्तुओं से संबंध को देखते हैं। कब्जाधारी का कब्जा की गई वस्तु से प्रत्यक्ष संबंध होता है, भले ही किसी वस्तु पर भौतिक नियंत्रण वस्तु की प्रकृति के अनुसार कम या ज्यादा हो सकता है। जैसे एक पालतू गाय, कुत्ता और कबूतर। एक बात बताइए, जो पालतू जानवर होते हैं, गाय जो होती है या कुत्ता होता है, अगर वो खुलकर कहीं किसी दूसरे स्थान पर चले जाएं या चुंगने के लिए चले जाएं, चरने के लिए मंडियों में चले जाते हैं, खेत खलिहानों में आसपास घूमते रहते हैं। कुत्ता जो होता है जहां उसका मन करता है वो वहां घूमने चला जाता है। कबूतर, पंछी जो होते हैं खुले आसमान में घूमते हैं। तो यहां पर ये नहीं कहा जाएगा कि वो उसके अधिकार से निकल गए हैं तो वो उस पर कब्जा नहीं है। वस्तु से क्या होना चाहिए, सिर्फ संबंध, ठीक है। अब एक बात बताओ एग्जांपल के तौर पे, जैसे हमारी कोई बाइक है, बाइक को कोई कुछ समय के लिए मांग कर ले गया, इस्तेमाल करने के लिए ले गया, या बाइक हमारी चोरी हो गई और वो किसी दूसरे स्थान पर डर की वजह से कोई चोर उसे फेंक के चला गया, चाहे वो 500 किलोमीटर की दूरी पर हो, 1000 किलोमीटर की दूरी पर हो, वो बाइक जिसके नाम पर है उसी का अधिकार रहेगा उस पर, ठीक है। उसका क्या रहेगा, वास्तविक कब्जा रहेगा। ध्यान रखना, चाहे वो कहीं पर हो। उसी प्रकार से यहां पर बोला है कुछ चीजें ऐसी होती हैं सिर्फ संबंध के आधार पर ही उस पर कब्जा होता है। तो जैसे जैसे भाई गाय पर, कुत्ते पर, कबूतर पे, यानी चल संपत्ति ऐसी हो जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती है, तो वो क्या है, उसी की बनी रहेगी। इसके विपरीत किसी वस्तु के उपयोग की कठिनाइयों के बावजूद भी वस्तु का कब्जा बना रहता है। यदि एक अध्यापक अपनी पुस्तक विद्यार्थी को पढ़ने के लिए दे देता है तो भी उस पर अध्यापक का कब्जा बना रहता है। देखो जिस प्रकार से मैंने बाइक का एग्जांपल दिया, यहां पर आप बुक का भी एग्जांपल लिख सकते हो। कोई टीचर अपने स्टूडेंट को बुक देता है तो बुक तो टीचर की रहेगी, लेकिन कब्जा किसका है, उस पर स्टूडेंट का है, ठीक है। तो स्वामित्व किसका है, टीचर का है बुक के ऊपर, और कब्जा किसका है, बच्चे का, ठीक है। आगे चलते हैं। मानसिक संकल्प, जैसा कि मैंने बताया था, भौतिक या भौतिक कब्जा 2 प्रकार का होता है, व्यक्तियों से संबंध, दूसरा होता है वस्तु से संबंध। अब हमने ये वाला पॉइंट करा दिया, अब इस वाले पॉइंट को देखेंगे, मानसिक या मानसिक कब्जा। मानसिक संकल्प, सेबनी के अनुसार कानूनी दृष्टि से केवल वही व्यक्ति कब्जाधारी माना जाता है
जो वस्तु का प्रयोग एक स्वामी की तरह करता है। यहां पर बोला है कानून की दृष्टि से केवल वही व्यक्ति कब्जाधारी माना जाता है जो स्वामी की तरह उसमें रहता है, उसका प्रयोग करता है। भाई जब हम टीचर ने किसी स्टूडेंट को बुक दी, तो भाई बुक का इस्तेमाल तो वो उसी प्रकार से पढ़ेगा, उसी प्रकार से करेगा जैसा कि वो उसका स्वामी हो। भाई इसमें कोई कोड वर्ड तो लगेगा नहीं, ठीक है कि भाई अब यहां पर आप ये मत कह देना कि सर हम अपने एटीएम किसी दोस्त को इस्तेमाल करने के लिए दे रहे हैं, तो वो दूसरी बात है, वो अपने रिस्क पर देना, ठीक है। तो यहां पर क्या है, जो वस्तु का प्रयोग एक स्वामी की तरह करता है, जब हम किसी वस्तु को किसी को देते हैं तो वो स्वामी की तरह उपयोग करता है, जो अधिक श्रेष्ठ किसी अन्य व्यक्ति के हक को स्वीकार नहीं करता। उसके मतानुसार रोमन विधि में नौकर, दास, अभिकर्ता आदि वस्तुओं पर अपना शारीरिक नियंत्रण तो रखते हैं, किंतु उनका कब्जा मान्य कब्जा नहीं कहा जा सकता। जैसे अब हम किसी को किराए पर अपने पास रखते हैं, जैसे नौकर है, सॉरी किराए पर हमने अपना मकान जो है किसी को किराए पर दिया, तो उसका क्या अधिकार है उस मकान को इस्तेमाल करने का, वो स्वामी की ही तरह उसे इस्तेमाल करेगा, ठीक है। अब इसके विपरीत स्वामी के कब्जे में अगर जैसे कोई नौकर है, कर्मचारी है या कोई अन्य व्यक्ति है, तो यहां पर यह नहीं कहा जा सकता कि स्वामी का इनके ऊपर कब्जा है। भाई कब्जा उतने समय तक है, मतलब कब्जे का मतलब अधिकार 8 घंटे या 12 घंटे, जब तक वो आपकी ड्यूटी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तभी तक आप उस पर अपना अधिकार जता सकते हो। लेकिन आप ये नहीं कह सकते हो ये हमारे कब्जा में है या ये हमारा दास है, क्योंकि वे वस्तु का प्रयोग स्वामी के रूप में नहीं करते, उनमें स्वामित्व संबंधी मानसिक कब्जे का अभाव रहता है। कब्जे के प्रकार जैसे मैंने आपको बताया था, एग्जामिनर इसी अगर लॉन्ग क्वेश्चन आए तो आपको करने हैं कब्जे के प्रकार, और अगर 10 नंबर में आ जाए तो भी आपको करने हैं कब्जे के प्रकार। तात्कालिक और मध्यवर्ती कब्जा सामंड के अनुसार, ऐसा कब्जा जो व्यक्ति स्वयं व्यक्तिगत रूप से सीधा प्राप्त करता है तात्कालिक कब्जा कहलाता है, परंतु जो किसी दूसरे के माध्यम से प्राप्त करता है उसे मध्यवर्ती कब्जा कहलाता है। जैसे कि किसी के नाम पर कोई संपत्ति है, किसी के पिता ने उसके नाम पर की, ठीक है, या किसी मालिक ने अपने किसी नौकर के नाम पर संपत्ति कर दी। जैसे मैंने यहां पर आपको बताया था दृश्यमान स्वामी, कभी कभी पति अपनी पत्नियों के नाम पर संपत्तियों को करा देते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, एक तात्कालिक है, परंतु जो किसी दूसरे के माध्यम से प्राप्त होता है मध्यवर्ती कब्जा कहलाता है। भाई जैसे हम ठेकेदार को दे देते हैं कुछ चीजें, ठेकेदार के जरिए से, या कोई अन्य कार्य इसमें हो सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो कहने का मतलब है जो डायरेक्ट प्राप्त हो उसे तात्कालिक कब्जा कहलाता है, और जो किसी दूसरे के माध्यम से प्राप्त होता है उसे मध्यवर्ती कब्जा कहते हैं। अब इसमें एक एग्जाम्पल है, यदि मोहन बाजार में पुस्तक खरीदता है तो उस पुस्तक पर उसका तात्कालिक या प्रत्यक्ष कब्जा होगा। यदि वह पुस्तक खरीदने के लिए अपने नौकर को भेजता है तो नौकर के कब्जे के माध्यम से उस वस्तु पर मोहन का मध्यवर्ती या अप्रत्यक्ष कब्जा होगा। जैसे कि हमने आपको बताया है, अब पिता अपने पुत्र के नाम पर कोई संपत्ति करा रहा है तो संपत्ति पिता को ही मिलेगी, या दृश्यमान स्वामी के रूप में पुत्र बना रहेगा उस संपत्ति पर। उसी प्रकार से यहां पर बोला है कि अगर मोहन खुद जाकर अपनी कोई वस्तु खरीदता है, जैसे मोहन ने कोई पुस्तक खरीदी खुद जाकर, तो उस पर क्या है, तात्कालिक जो सीधा जो कब्जा है किसका रहेगा, मोहन का रहेगा। अगर मोहन उसी किताब को किसी दोस्त के जरिए से, नौकर के जरिए से मंगा रहा है, तो उस पर क्या है, जो कब्जा रहेगा वो नौकर का, दोस्त का तब तक रहेगा जब तक वो मोहन को सुपर्द नहीं कर देगा, ठीक है। अब बात करते हैं मूर्त और अमूर्त कब्जा। जब कब्जा भौतिक वस्तु पर होता है तो वह मूर्त कब्जा कहलाता है। भौतिक जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, जैसे मकान, भूमि, स्कूटर आदि मूर्त होते हैं, जबकि कब्जा किसी अधिकार पर होता है। जबकि अमूर्त कब्जा, यहां पर अमूर्त लिखना, अमूर्त कब्जा किसी ऐसे अधिकार पर होता है तो वह अमूर्त कब्जा कहलाता है। कैसे अधिकार पर, जैसे कॉपीराइट, ट्रेडमार्क आदि। या आप ये कह सकते हो कि ये जो कब्जे हैं
कि मूर्त और अमूर्त कब्जे लगने में तो दिखने में तो एक जैसे होते हैं, लेकिन ये भिन्न भिन्न होते हैं। आगे तथ्यता और विधिता कब्जा, जहां एक व्यक्ति किसी एक वस्तु पर शारीरिक नियंत्रण रखता है तो उस वस्तु पर उसका तथ्यता या वास्तविक कब्जा माना जाता है। यदि किसी व्यक्ति ने तोते को पिंजरे में रखा तो उस पर तथ्यता कब्जा होगा, किंतु जैसे ही तोता उड़ जाता है तो तोते से उसका कब्जा समाप्त हो जाएगा। अब बात यहां पर यह आती है कि जो तोता है, अभी हमने एक एग्जाम्पल दिया था कबूतर वाला, हम बात दो प्रकार से कर रहे हैं। देखो यहां पर बोला था संबंध, अगर वो तोता उड़कर दोबारा उसी के पास आ गया या वो किसी और ने पकड़ लिया तो वो व्यक्ति कह सकता है कि ये जो पंछी है, ये जो तोता है, ये मेरा है, ये उड़ के चला गया था, आपने इसे पकड़ लिया है। और वो हमेशा लौट कर ही ना आए, वो दूसरी बात है। ठीक है, तो यहां पर क्या बोला है, वो उस तोते को कोई भी पकड़ सकता है, अगर आपको पता चल गई तो आपका कब्जा होगा। तो वो क्या है, संबंध वाइज कब्जा। ठीक है, जैसे कोई कुत्ता है, वो घूम रहा है, बहुत लंबे समय तक गायब है, लेकिन जब वो मिल गया तो उसका संबंध पता चल गया, भाई ये तो फला व्यक्ति इसे पालता था, उसका है। लेकिन वो किसी और ने पकड़ लिया और पता ना चले तो वो उसका कब्जा हो गया, जिसके पास वो चला गया, जिसने उसे पकड़ लिया। तो इसमें बोला है तथ्यता और विधिता कब्जा। अतः ये क्या ऐसा है, तथ्यता कब्जा। अतः तथ्यता कब्जा किसी व्यक्ति और वस्तु के बीच संबंध को प्रकट करता है। कुछ दशाओं में वस्तु को वास्तविक कब्जे के बिना भी व्यक्ति को विधिता कब्जा प्राप्त होता है। मकान में किराएदार रहने पर भी मकान मालिक का कब्जा रहता है। अब यहां पर देखो, जैसे जानवरों का हमने एग्जाम्पल पहले दिया था संबंध के आधार पर कब्जा, लेकिन यहां पर एक फैक्ट और निकल के आता है कि भाई उसमें हमने संबंध के आधार पर बताया, तो यहां पर बताया तथ्यता और विधिता। तथ्यता का क्या मतलब है कि भाई अगर जैसे कोई कुत्ता है या कोई जानवर है या कोई वस्तु है, कुछ भी, किताब मान लो, कुछ भी, वो लंबे समय तक आपसे दूर चली जाए। ठीक है भाई, हम कुछ चीजें ऐसी होती हैं देकर भूल जाते हैं, लंबे समय तक दूर चली जाए और उसका पता ना चले तो वो किसी और व्यक्ति के कब्जे में चली गई। ठीक है, लेकिन जैसे ही आपको पता चलता है तो आप उन्हें कभी भी वापस ले सकते हो। आप कह सकते हो इससे तो मेरा संबंध है, ये आप देख लीजिए सबूत यानी कुछ ना कुछ आप प्रूफ जरूर दिखाओगे। लेकिन जब वो उनसे दूर चली जाती है और उसे पता नहीं पड़ती है, वो स्वतंत्र हो जाती है चीज, तो वो क्या है, तथ्यता कब्जा। विधिता कब्जा, जैसे मकान है, मकान को हम किसी को किराए पर दे तो देते हैं, लेकिन जो किराएदार होता है दिखने में तो ऐसा लगता है कि ये मालिक है, उसी प्रकार से उस पर अधिकार जताता है, किसी को उसमें प्रवेश नहीं करने देता है। ठीक है, लेकिन ये क्या है, एक देखने मात्र का स्वामी है, लेकिन जो विधिता, जो कानून कहता है, वो असली मालिक वही है जिसके नाम पर वो मकान है। आगे चलते हैं, कब्जा कल्प। जब व्यक्ति को केवल किसी अधिकार पर कब्जा प्राप्त होता है तो उसका कब्जा कल्प कहते हैं। ट्रेडमार्क, कॉपीराइट आदि किसी भी वैध अमूर्त अधिकार का कब्जा इस श्रेणी में आता है। रोमन विधि में इसे क्वेसी पजेशन कहते थे। आगे चलते हैं, गौण कब्जा 5th नंबर का है। देखो यहां पर मैं 6 प्रकार के कब्जे कराऊंगा, लेकिन जब आपसे लॉन्ग क्वेश्चन कराने का एग्जामिनर बोलेगा या लॉन्ग क्वेश्चन आपका आएगा तो सिर्फ आपको वहां पर 3 ही करने हैं पॉइंट, कब्जे के विभिन्न प्रकार में 3 ही पॉइंट करने हैं। और आपका 10 नंबर में आ जाए तो आपको बस 4 करने हैं, 3 या 4, ध्यान रखना इस बात को। 10 नंबर में आ जाए तो एक डेफिनेशन देके और 3 कब्जे उसमें 10 नंबर के में लिख देना, और लॉन्ग में आ जाए तो सिर्फ 3 कब्जे करना और सब चीजें जो जैसे जैसे क्वेश्चन में है उनको करना। तो गौण कब्जा, जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु का वास्तविक स्वामी न होते हुए भी वस्तु को विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपने कब्जे में बनाए यहां पर लिखना रखने का कानून अधिकारी होता है, तब उसका कब्जा गौण कब्जा कहलाता है। जैसे घड़ी, साज या ऋणदाता को अपने कब्जे की वस्तु अर्थात घड़ी अथवा प्रत्याभूति को अपने कब्जे में बनाए रखने का वैधानिक अधिकार है, जब तक कि उनकी मजदूरी तथा कर्ज वसूल ना हो जाए। इसका बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल है, अभी मैं आपको समझा देता हूं। जैसे किसी व्यक्ति ने नंबर 1 पे कर्ज लिया, ठीक है, और कर्ज के बदले में उसने
अपना कोई कीमती सामान किसी व्यक्ति के कब्जे में रख दिया, कीमती सामान। दूसरा, आपकी कोई घड़ी है, वो क्या है, खराब हो गई है, आप उसे दुकानदार के पास दिया है उसे सही कराने के लिए। तीसरा, आपकी कोई बाइक है या कोई अन्य वस्तु है, ठीक है, जैसे हम कपड़े लत्ते सिलवाते हैं, कुछ भी हो सकता है अन्य में। जब तक इसका कर्ज नहीं चुकाया जाएगा, बदले में आप जेवर रख सकते हो, कीमती वस्तु कागज रख सकते हो, तो जब तक आप कर्ज नहीं चुकाओगे तो ये जो आपकी कीमती जेवर और जो कागजात हैं वो जो कर्ज देने वाला व्यक्ति होता है साहूकार, उसके पास रखे रहेंगे और उस पर क्या है, गौण कब्जा है। उसी प्रकार से हम घड़ी संवरवाने के लिए गए, ठीक कराने के लिए गए, तो दुकानदार ने उस घड़ी को अपने पास रख लिया। बाइक को सही कराने के लिए गए तो बाइक सही करने वाले ने अपने पास रख लिया। तो वो कैसे कब्जे हैं, गौण कब्जे हैं। और ये गौण कब्जा कब समाप्त होगा, जब उसकी बाइक सही कराने की आप कीमत दे दोगे, यानी कि जो भी मजदूरी बनती हो वो दे दो। उसी प्रकार से घड़ी सही कराने के लिए जो पैसे बनते हैं, जब आप उसे पेमेंट कर दोगे तो उसे आप छुड़ा लाओगे। उससे पहले जो अधिकार रहेगा घड़ी पर, बाइक पर, कर्ज पर, पैसे देने से पहले, वो कैसा कब्जा है, गौण कब्जा। आगे चलते हैं। प्रतिनिधित्व कब्जा, जब एक व्यक्ति अपनी वस्तु पर दूसरे व्यक्ति के माध्यम से कब्जा रखता है तो उसे प्रतिनिधित्व कब्जा कहते हैं। नौकर अभिकर्ता के कब्जे की वस्तु उसके स्वामी के प्रतिनिधित्व कब्जे में होगी, क्योंकि नौकर या अभिकर्ता वस्तु के वास्तविक स्वामी नहीं होते या नहीं है। अब यहां पर बोला है जैसे हमारे स्कूल होते हैं और कॉलेज होते हैं, भवन होते हैं, या और भी कुछ भी आप ले सकते हो, जहां पर हम नौकर या चपरासी या किसी अन्य व्यक्ति को वहां पर रखवाली के लिए छोड़ते हैं, तो वहां पर कहा जाएगा कि ये प्रतिनिधित्व है, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये जो मालिक है, इनका जो वास्तविक स्वामी है, उन्होंने इसे चुनकर यहां पर भेजा है, ठीक है। और ये उनकी वस्तु का या इस संपत्ति का क्या है, रखवाले हैं, और इनके पास सभी अधिकार हैं, किसी को इसमें प्रवेश न करने का, किसी को भी निकालने का, पूर्ण इस्तेमाल करने का। भाई वहां पर कोई वस्तु ऐसी हो, भाई किसी को हटाने का, लगाने का जो इनको अधिकार होता है, तो यहां पर कहेंगे ये प्रतिनिधित्व अधिकारी हैं, ठीक है। और इनके पास कैसा कब्जा है, ये प्रतिनिधित्व कब्जा रखते हैं जब तक मालिक इनके पास नहीं है। तो भाई नौकर के रहते हुए आप किसी के घर में प्रवेश थोड़ी कर सकते हो, उस समय तो वो मालिक के समान ही आपको देखेगा, तो वो क्या है, प्रतिनिधित्व कब्जा। उसी प्रकार से चपरासी, उसी प्रकार से अन्य प्रकार से कोई व्यक्ति के अधिकार में कोई कब्जा या कब्जा छोड़ के जाता है देखभाल के लिए, तो वो प्रतिनिधित्व कब्जा कहलाता है। तो इस प्रकार से ये थे 6 कब्जे। अगर लॉन्ग क्वेश्चन करोगे तो वहां पर आपको 3 करने हैं, और जो क्वेश्चन है उसी तरीके से सेट करना है। और 10 नंबर में आए तो एक डेफिनेशन लिख के अपना लॉन्ग क्वेश्चन, डेफिनेशन लिख के उसमें 3 या 4 पॉइंट कब्जे के लिख देना, अगर कब्जे के अधिक विभिन्न प्रकार पूछे एग्जामिनर 10 नंबर में। और 4 या 5 में आएगा तो हेडिंग वाइज आपको अलग अलग देगा। उम्मीद करता हूं यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। समझाने का मैंने पूरा प्रयास किया है, फिर भी कहीं कोई त्रुटि रहती है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। और आप वीडियो को लाइक करके जाना, नेक्स्ट वीडियो आपकी जल्दी अपलोड होने वाली है। आपने वीडियो को अंत तक देखा, मुझे अच्छे से सुना, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।